नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का प्यारे साथियों, आज की सीरीज में अपन एनसीईआरटी नोट्स फॉर ऑल एग्जाम 12th क्लास की इतिहास विषय यानी भाग एक 12th क्लास का जो हिस्ट्री है, इसके अंदर अपन भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग एक के बारे में बातचीत करने वाले। इस पूरी सीरीज के अंदर अपन चैप्टर बाय चैप्टर बातचीत करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपके भाग एक के अंदर जो पूरे के पूरे चैप्टर हैं उनके नोट्स तथा नोट्स के साथ में जो वन लाइनर जीके के क्वेश्चन बनते हैं उन सब के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। इन सभी नोट्स की आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज अपन फर्स्ट चैप्टर के बारे में बातचीत करेंगे, जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इसका लिंक जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। ओके, साइज थोड़ी सेट कर लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग अपने को बिल्कुल ओके। तो एनसीईआरटी नोट्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी है। इतिहास भाग एक कक्षा 12। ठीक है, व्याख्यात्मक नोट्स के साथ साथ में आपको विथ लाइनर वन लाइनर जो जीके हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और पीडीएफ अवेलेबल आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन अथवा डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसके अंदर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। ये आपकी बुक है। मैं इस बुक का जो लिंक है, आपकी जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय, इस बुक का लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और साथ ही साथ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके देख लेना। चलिए, ये आपके चैप्टर रहेंगे। टोटल 15 चैप्टर है, जिसमें अपन आज फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है ईंट तथा ईंट, मनका तथा अस्थियां। ठीक है, तो चलिए इसको मैंने वो सारी सभी तथ्य हैं उनको शामिल किया है, ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया है, बिल्कुल एकदम तरीके से, ना ज़्यादा शॉर्ट है ना ज़्यादा हैवी लोडेड है कि मतलब सारी की सारी पूरी किताब ही छाप दी है, ऐसा भी नहीं किया है। ठीक है, और सारी गवर्नमेंट एग्जाम जो होती है उनको मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। कुछ गवर्नमेंट एग्जाम होती है जिनमें एनसीईआरटी के कुछ कम सवाल उठाए जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम ऐसी होती है जिनमें एनसीईआरटी के सवाल ज़्यादा उठाए जाते हैं। जैसे प्रशासनिक सेवाएं होती है उनमें ज़्यादा सवाल आते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने इनमें कोशिश की है डिलीट करने की। चलिए, तो चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। कुल मिला के हड़प्पा सभ्यता के बारे में बातचीत करेंगे। तो हड़प्पाई मोहर का चित्र है, यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा होगा। ये जो चित्र है वो हड़प्पाई मोहर का चित्र है, जिसमें एक श्रृंगी बैल को दिखाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चित्र बनाए गए हैं जिनके बारे में अपने को जानकारी नहीं है। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है। अगर बात करें हड़प्पाई मोहर की, तो हड़प्पाई मोहर जो है वो इन दोनों सभ्यताओं की, कौन सी, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ठीक है ना, इसकी सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु की बात करें तो हड़प्पाई मोहर तेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो मोहरें होती थी, है ना, वो किससे बनाई जाती थी, तेल खड़ी नामक एक पत्थर हुआ करता था, से बनाई जाती थी। और इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें हम आज दिन तक नहीं पढ़ पाए। कुल मिला के इन 3 बिंदुओं के अंदर ये बात की गई है कि यहाँ पास में आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक सिरंगी बैल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता या फिर ऐसे कहें सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है। ठीक है, और ये सेल खड़ी नामक पत्थर से तैयार की जाती थी और इन मोहरों पर विशेष रूप से जानवरों के चित्र बने होते थे और ऊपर एक लिपि लिखी हुई है, कुछ अक्षर लिखे हुए हैं या उत्कीर्ण किए हुए हैं जिन्हें अपन अभी तक पढ़ नहीं पाए। ठीक है, चलो अब आगे बात करें संस्कृति शब्द से तात्पर्य। मैंने बुक के अंदर जो चीजें मुझे लगी इंपॉर्टेंट है, मैंने वही चीजें यहाँ पे लिखी है बिल्कुल अच्छे तरीके। आप अगर पहले बुक पढ़ लेंगे, बुक पढ़ने के बाद में आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप इनको एक बार रीड मारना, आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। संस्कृति शब्द से तात्पर्य क्या है, देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। पुरातात्विक विद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली, संस्कृति शब्द का मतलब क्या है, तो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक सतह तथा कालखंड से
संबंध पाए जाते हैं, ठीक है ना, संबंध पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको अपन हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, और पुरातात्विक विद जो है वो संस्कृति शब्द का प्रयोग ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के लिए सामान्यतः एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के या एक भौगोलिक क्षेत्र में एक विशेष कालखंड से अगर संबंधित होते हैं तो उन्हें अपन एक संस्कृति का नाम देंगे। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं के अंदर बात करें तो मोहरे हैं, मनके हैं, बांट है, पत्थर है, फलक है, पकी हुई ईंटें आदि सम्मिलित है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है। कहने का तात्पर्य है कि जो हड़प्पा संस्कृति है इसके स्थान कहाँ कहाँ पाए गए, तो अफगानिस्तान है, जम्मू कश्मीर है, बलूचिस्तान है, गुजरात है, इन स्थानों पर इनके क्षेत्र मिलते हैं। इन सभ्यताओं का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां ये संस्कृति पहली बार खोजी गई के नाम से किया गया। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले नगर की खोज करें तो कौन सा होगा, हड़प्पा, ठीक है। इस काल का निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच में किया जाता है। कालखंड याद रखें, 2600 से लेकर के बीच में। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में आई जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो हड़प्पा संस्कृति है, यहाँ पे कुछ बात करें हड़प्पा संस्कृति की तो यहाँ अपने को दो संस्कृतियां या दो सभ्यताएं अलग अलग देखने को मिलती। एक तो है आरंभिक और दूसरी है परवर्ती हड़प्पा। आरंभिक हड़प्पा का मतलब है कि शुरू में जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर बने थे उन्हें कहा जाता है आरंभिक, ठीक है। और परवर्ती हड़प्पा का मतलब है कि उन आरंभिक के बाद में जो बने हैं वो वाले, ठीक है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है, यानी जो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता है उसे विकसित सभ्यता नाम भी दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ आपको चित्र में दिख रहे होंगे ये इस तरीके से फलक हुआ करते थे, या वो अपने है ना बाट खोलने के लिए, जहाँ अपन ने अभी यहाँ पे बात की है। ये तो है आपकी मोहरे, ठीक है, ये इस तरीके के मन के, और ये आपके चौकोर जो है वो बाट हो गए, ये पत्थर के फलक हो गए। पत्थर के फलक मतलब इस तरीके से कुछ काटने के लिए या फिर किसी हथियार के रूप में इनका उपयोग किया जाता, ठीक है। इतनी जानकारी आपको एकदम सही मैं आगे मैं करता हूँ। चलिए आगे बात करें। अब देखो अंग्रेजी में जो बीसी शब्द है उसको हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है, ठीक है, और जिसका तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी शब्द का प्रयोग भी करते हैं जिसमें अपन हिंदी में लिखते हैं ईश। इसका मतलब होता है एंडो डोमिनी, तो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, ठीक है। आजकल एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग किया जाता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग भी, जिनका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है, इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ई पूर्व और सीई के लिए ईस्वी तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्द का प्रयोग क्या है। तो ये आप थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन। आगे बात करें तो आपके सामने एक मैप शो हो रहा है जिसमें अपन देखेंगे कि जो विकसित हड़प्पा है उसके कुछ पूरा स्थल है। देखो यहाँ आपको मांडा दिख रहा होगा, ये अपने जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके बाद में राखी गढ़ी हरियाणा, बनावली ये भी पंजाब के आसपास, इथाताल ये भी हरियाणा, ये कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ में। फिर भारत की बात करें तो इधर नीचे आएंगे तो देखो ये लोथल है, रंगपुर है, और ये धोलावीरा है, ये नागेश्वर है। ये तो अपने भारत के हो गए, ठीक है। इसके बाद में अगर इधर चलें तो ये और भी है, गमेरी वाला ये पाकिस्तान में आ गया। कोट दीजी ये भी पाकिस्तान, चंदूदड़ो पाकिस्तान, बालकोट, आमीरी, मोहनजोदाड़ो ये इस तरीके, और सुतकांगेडोर ये अफगानिस्तान में। तो इस तरीके से ये जो अपने को स्थल दिख रहे हैं, इन स्थलों को आपको याद रखना है। और जैसे यहाँ देखो आपकी ये हड़प्पा है ना, तो ये जो सारी की सारी सभ्यताएं हैं वो कौन सी है, विकसित हड़प्पा पूरा स्थल। सभ्यताओं के स्थल है वो कौन से हैं, विकसित हड़प्पा पूरा स्थल। अगर आप इसका जैसे प्रिंट आउट लोगे, प्रिंट आउट आपको पीडीएफ आएगा तो आप पढ़ोगे तो एक बार इनको आप हाईलाइट कर लेना ताकि आपके माइंड में सेट रहे कि कौन से जो नगर है वो विकसित हड़प्पा पूरा स्थल है।
उसके बाद में आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियां सिंध और चोलिस्तान जो थार के रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी है में बस्तियों की संख्या के संबंध आंकड़े दिखाए। अगर बात करें सिंध और चोलिस्तान में बस्तियों की कुल संख्या 106 थी, चोलिस्तान में 340, ठीक है, सॉरी 239। आरंभिक हड़प्पा के अंदर 52 थी, चोलिस्तान में बात करें तो 37, और विकसित हड़प्पा की बात करें तो 65 इधर, और इधर 136। नए स्थलों पर हड़प्पा की बात करें तो 40, 132, और त्याग दिए गए 29 और 30, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो मैप है इसके अंदर जो स्थल दिए गए हैं तो आपको ध्यान रखना जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं आरंभ, यानी अब जो संस्कृति है हड़प्पा की उसके बारे में आरंभ करते हैं कि किस तरीके से विकसित हुई। देखो, आरंभ, इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में आई। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला क्षेत्र है इसमें हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में आई थी, ठीक है। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृद भांड शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी हैं। यानी जो शुरू शुरू में बस्तियां आई थी वो अपनी विशिष्ट मृद भांड जो शैली होती थी, मिट्टी के बर्तनों की जो शैली होती थी उसके लिए प्रसिद्ध थी, और ये लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, साथ में कुछ शिल्पकारियों के भी। बस्तियां आमतौर पर छोटी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संग कुछ अन्य स्थलों को त्याग दिए जाने के संग आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच का जो क्रम है वो भंग है। यानी जो आरंभिक हड़प्पा है और जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बीच का जो क्रम है वो बिल्कुल भंग है, सही तरीके से क्रम अपने को नहीं मिलता है। आरंभ में कुछ ज्यादा विशेष नहीं है। अब है निर्वाह के तरीके। विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के अस्तित्व थे। अब जो विकसित हड़प्पा संस्कृति थी इससे जगह पर डेवलप हुई जहां पे पहले से ही कुछ आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के लोग थे, यानी उन लोगों के पास संसाधन थे, फिर बाद में कालांतर में उनके पास में ज्यादा संसाधन आ गए होंगे और वो विकसित हड़प्पा में बदल गए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है से भोजन प्राप्त करते थे। तो ये आपको एक पॉइंट मिल गया कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मछली का भी उपयोग करते थे भोजन के रूप में। चलिए अनाज के दाने तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हुए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पति विज्ञ करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दामनों में बात करें तो गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल के अवशेष अपने को देखने को मिलते हैं। बाजरे के जो दाने हैं वो गुजरात से प्राप्त होते हैं और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि चावल की खेती शायद अपेक्षाकृत कम होती होगी। बाजरे के दाने जो है वो गुजरात से प्राप्त होते हैं। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल के अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ मछली का सेवन भी वो भोजन के रूप में करते थे। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में अगर बात करें तो मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियां शामिल है। अब हड़प्पा सभ्यता से अपने को जो जानवरों की हड्डियां मिली है इनके अंदर अगर बात करें तो मवेशी की मिली है, भेड़ की मिली है, बकरी की मिली है, भैंस की मिली है और सूअर की हड्डियां मिली है। पूरा प्राण विज्ञानियों अथवा जीव पुरातात्विक विदों द्वारा किए गए अध्ययन से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। तो यहाँ एक नया बिंदु बन गया कि आदि जो अपने हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो किन जानवरों को अपना पालतू जानवर मानते थे। तो मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर। जंगली प्रजातियों जैसे बात करें वरहा, वरहा का मतलब है सूअर। वैसे वरहा का मतलब मैं इसको चेक करूंगा, मैंने कहीं बैल पढ़ा था। सूअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिलती हैं, ठीक है, ठीक है। सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी अपने को मिलती है जंगली प्रजातियों के अंतर। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या अन्य आखिर समुदायों से इनका मांस खरीदते थे, ऐसा अपने को कोई जानकारी नहीं मिलती है। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी अपने को प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये तो थी इनके जानवरों की कौन कौन सी हड्डियां मिली है वो सारी चीजें। अगर आगे बात करें कृषि प्रौद्योगिकी, यानी हड़प्पा सभ्यता में किस तरीके से कृषि प्रौद्योगिकी थी। मोहरों पर किए गए रेखा अंकन तथा मृण मूर्तियां ये इंगित करती है कि
वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातात्विकविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए शायद बैलों का प्रयोग किया जाता होगा। देखो, हम जो इतिहास में हमारे को जितने भी स्रोत मिले हैं, उन स्रोतों से हम सिर्फ और सिर्फ ये एक आइडिया लगाते हैं कि यहाँ इन मूर्तियों पर या फिर जो मोहरे हैं इनके ऊपर जो बैल के चित्र बनाए गए हैं, इसका मतलब ये होता होगा कि वहाँ या उस समय जो बैल होते थे, जो वृषभ होते थे, उनका उपयोग खेती के लिए किया जाता होगा। साथ ही सोलिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान के कई स्थलों और बनावली जो हरियाणा है, वहां से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। सोलिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर पड़ता है और बनावली जो वर्तमान भारत हरियाणा के अंदर स्थित है, यहाँ से अपने को कई मिट्टी के बने जो हल है उसके प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। इसी के अतिरिक्त पुरातात्विक विदों को कालीबंगन, कालीबंगन का मतलब है कालीबंगा, राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित रखते हैं। तो ये जो बात है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थल है जिससे अपने को जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो कालीबंगा राजस्थान, ठीक है, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित, ठीक है। साथ ही सोलिस्तान वर्तमान पाकिस्तान और बनावली वर्तमान भारत हरियाणा के अंदर मिट्टी के बने हल अपने को मिलते हैं। साथ ही साथ आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के अगर अपन क्षेत्रों की बात करें तो ये आपका सीसवाल या कोट दीजी, ये तब सादात और आमिरी नाल, ये अगर क्षेत्रों की बात करें तो ये आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के कुछ क्षेत्र हैं। तो ये विशेष रूप से अपन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा आरंभिक हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र है। तो सीसवाल है, कोट दीजी है, दब सादात है, आमिरी नाल है, ये सारे के सारे जो क्षेत्र है वो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। जो कालीबंगा में अपने को साक्ष्य मिले हैं जुते हुए खेत के, तो ये क्या करते हैं, आपस में समकोण पर काटते थे। समकोण का मतलब इस तरीके, इसका मतलब ये है कि ये दो एक साथ फसल उगाते होंगे, ठीक है ना, एक साथ दो फसलें उगाते होंगे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित थे और हड़प्पा के जो अधिकांश क्षेत्र थे वो अर्ध शुष्क क्षेत्र थे जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। अफगानिस्तान में सोर्तगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले, परंतु पंजाब और सिंध में ऐसा मामला नहीं था। तो ध्यान रखना, अफगानिस्तान के अंदर जो सोर्तगुई नामक हड़प्पा स्थल है वहां से अपने को सिंचाई के अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से अपने का अगर बात करें तो सिंचाई के जो अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, सोर्तगुई नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। और परंतु पंजाब और सिंध में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए संचय हेतु किया जाता था। उसके बाद में अगर बात करें भारत के अंदर, तो धौलावीरा के अंदर जो गुजरात के अंदर जो जलाशय मिले हैं उनसे अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो जलाशय मिले हैं उनसे अपन आइडिया लगा सकते हैं कि इसका जो पानी है वो कृषि कृषि के लिए उपयोग किया जाता होगा। उसके बाद में आता है अवतल चक्कियां। देखो, अवतल चक्कियां क्या होती है, ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियां स्थूल कठोर कंकरीले अग्रिज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित होती थी और आमतौर पर इससे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से अवतल चक्की हुआ करती थी जिसके नीचे एक पत्थर हुआ करता था, ऊपर एक और पत्थर होता था, उससे कोई मसाले वगैरह या कुछ पीसने के लिए उपयोग किया जाता होगा। वर्तमान समय में अगर बात करें तो सिलबट्टा जो होता है ना, इस तरीके का ही कोई उपकरण हुआ करता था जिसका नाम है अवतल चक्की, ठीक है। अब बात करें मोहनजोदड़ो को। इतनी देर तो अपन ने जो हड़प्पा संस्कृति थी का किस तरीके से विकास हुआ या आरंभिक नगर कौन से थे, उसके बाद में विकसित नगर कौन से थे, ठीक है, तो वो जानकारी देखी। अब एक पर्टिकुलर अगर अपन बात करें मोहनजोदड़ो की, तो देखो मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा का था। अब ये जो मोहनजोदड़ो है ये हड़प्पा संस्कृति का खोजा जाने वाला सबसे पहला स्थल था। बस्ती इसकी दो भागों में विभाजित थी, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर स्थित था, दूसरा कहीं बड़ा लेकिन नीचे स्थित, ठीक है। बस्ती कितने भागों में विभाजित थी, दो भागों में। एक तो छोटा था, मतलब नगर दो भागों में विभाजित था। छोटा था वो ऊंचाई पे विकसित, बड़ा जो था वो नीचे की ओर विकसित, ठीक है। दुर्ग को जो ऊपरी जो हिस्सा था ऊंचाई पे स्थित था उसको नाम दिया गया दुर्ग,
और जो नीचे जो बड़े क्षेत्र में फैला हुआ जो क्षेत्र था उसको दिया गया निचला शहर। ध्यान रखें इस बात का कि मोहनजोदड़ो जो है वो दो भागों में विभाजित था। छोटा जो ऊंचाई पर स्थित था जिसे दुर्ग कहा जाता है, दूसरा कहीं अधिक बड़ा जो निचले हिस्से पर स्थित था उसे निचला शहर कहा जाता है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की सड़कें कच्ची ईंटों के चबूतरे से बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। दुर्ग के चारों ओर महान दीवार बनाई हुई होती थी और इसका संदर्भ ये कह सकते हैं कि उसको निचले शहर से अलग किया गया हो। निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था, ऐसी बात नहीं है। जो निचला शहर जो था उसके भी चारों तरफ दीवार थी। दुर्ग निर्माण में ईंटों को शामिल किया गया है और भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की ईंटें जो थी जिनकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी। कहने का तात्पर्य यह है कि मोहनजोदाड़ो जो है वो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है और खोजा गया हड़प्पा संस्कृति का पहला स्थल है कि बस्ती दो भागों में विभाजित थी, एक ऊंचाई पर जिसे दुर्ग, एक निचले क्षेत्र में जिसको शहर कहा जाता है। ठीक है। और दुर्ग को चारों तरफ से दीवार से बनाया गया था और जो निचला शहर था उसको भी चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था। और दूसरी विशेष सबसे बड़ी बात जो है, दुर्ग की जो ईंटें थी वो ईंटें पकी हुई ईंटें, भले उसको धूप में सुखाकर या फिर भट्टी में उनको पकाया गया हुआ हो, लेकिन जो ईंटें प्रयोग की गई वो कच्ची ईंटें नहीं थी, पकी हुई ईंटें। और ईंटों का जो अनुपात भी जो था वो एक निश्चित अनुपात, लेकिन ऐसी नहीं छोटी बड़ी नहीं, एक निश्चित अनुपात की ईंटें। सड़कों तथा गलियों को ग्रिड प्रणाली में बनाया गया। ग्रिड प्रणाली बिल्कुल इस तरीके से, ये इस तरीके, जैसे ये घर आ गया तो यहाँ इस तरीके से तो सड़कों तथा ये जो गलियां थी उनको बिल्कुल ग्रिड प्रणाली में बनाया गया था। हर घर को ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानघर होता था जिसकी नाली दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। प्रत्येक घर के अंदर एक ईंटों की फर्श से बना हुआ स्नानघर हुआ करता था और उसकी नाली थी दीवार के माध्यम से, मेन नाली हुआ करती थी। कुछ घरों में दूर तल अथवा छत पर जाने के लिए भी बनाई के बाद विशेष नाम पूछा जा सकता है कि सीट नहीं थी तो अवशेष भी। कई आवासों में कुएं थे तो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए जिन्हें बाहर से आया जा सकता है और जिनके उपयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता। प्रत्येक घर है, घर के आगे कुआ भी हुआ। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 के आसपास थी। फिक्स नहीं है बट एक पर्टिकुलर आइडिया डाले तो लगभग 700 के आसपास। लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था वहीं नालियां जो है वो पक्की ईंट बनाई गई थी। लोथल जो क्षेत्र है या लोथल जो सभ्यता है, वहां पे क्या हुआ था कि आवास जो थे वो कच्ची ईंटों के थे लेकिन जो नालियां थी वो पक्की ईंटों की। ये विशेष रूप से अपन बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो में जो ईंटें हैं वो पूरी नालियों में भी और मकानों भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इसका विपरीत अगर बात करें तो लोथल के अंदर क्या होता है, लोथल में ईंटें जो मकानों में प्रयोग होती है या घर निर्माण में जो प्रयोग होती है वो तो होती है कच्ची, लेकिन जो नालियों में प्रयुक्त होती है, ठीक है, हड़प्पा की दुर्दशा। ठीक है। अब यहाँ आपको मैप भी दिख रहा होगा। ये बात करें तो ये आपका दुर्ग है और इसकी बात करें तो ये अपना है निचला शहर, ठीक है ना। ये जो है वो है आपका, ओके। ये आकार में थोड़ा बड़ा था, ये आकार में, जैसा कि आपको चित्र हो रहा है। हड़प्पा की दुर्दशा देखो, हालांकि हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरीके से नष्ट कर दिया। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटड़ी के लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित। ठीक है। तो ये हड़प्पा की दुर्दशा कैसे हुई? एक्चुअली हुआ यह था कि 1875 के अंदर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के
पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे, कहा कि ये थी वो रेलवे लाइन में प्रयोग, रेलवे लाइन बन रही थी, और उस समय लोगों को पता नहीं था, और उन्होंने वहां से ईंटें उखेड़ उखेड़ कर गए। बाद में पता चला कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है और उसके स्थान बने हुए हैं, लोगों को बाद में पता चले। ठीक है। आगे बात करें दुर्ग। जैसे देखो आपको ये महान स्नानागार दिख रहा होगा, इसमें देखो ये यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं आने के लिए अंदर। ठीक है। मैं क्लास ले रहा हूँ। नहीं नहीं। हाँ। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग, इसे नियोजन में विविधताएं थी भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी, तथा शहर के कई हिस्सों में भी दीवार से घेरा अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग से गिरा तो लोथल दुर्ग से तो नहीं गिरा था, पर ऊंचाई पर स्थित था। देखो लोथल के दो अपवाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लोथल के अंदर जो आवास थे उनकी ईंटें जो थी वो कच्ची थी, नालियां पक्की थी। ठीक है। लोथल के अंदर जो दुर्ग था वो दीवार से तो नहीं बना हुआ था, लेकिन ऊंचाई पे जरूर बना हुआ था। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आगे है स्नानघर, जो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पार्ट जैसे ही कंप्लीट होगा, चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ का लिंक और टेलीग्राम का लिंक पूरा का पूरा आपके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा।